को पता है कि अपने को जीएसटी लायबिलिटी, अपने को आउटपुट जो अपने माल बेच कर आते हैं उस पर आउटपुट जीएसटी लेते हैं अपने, आउटपुट जीएसटी हम सेल अपने कलेक्ट करते हैं, और इनपुट जीएसटी हम परचेज अपने अपनी पिछली पार्टी को देकर आते हैं। अपने को गवर्नमेंट बोलता है आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट कर लो, पहले जो बच जाए रिमेनिंग अमाउंट या डिफरेंस अमाउंट जो आ रहा है वो जमा कर दो, डिपॉजिट करो गवर्नमेंट को। अगर आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है तो, और अगर इनपुट ज्यादा है अभी भी और आउटपुट कम है तो कोई बात नहीं, अगले पीरियड में उसका एडजस्टमेंट ले लेना, मतलब आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर लेना। यही बात यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अगर काम का मेन जो बात है ना, कौन सा जीएसटी किससे एडजस्ट होगा और कौन सा जीएसटी किससे एडजस्ट नहीं होगा। अपने को पता है, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है यूटीजीएसटी। तो आईजीएसटी जो है ना वो सबसे एडजस्ट हो सकता है, मतलब आईजीएसटी का जो इनपुट है ना वो इन सब से एडजस्ट कर सकते हो। वैसे इन सबका इनपुट भी अगर आईजीएसटी का आउटपुट है तो उससे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आई सबसे होता है और सब आई से होते हैं, लेकिन ये जो सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी है ये लोग एक दूसरे से एडजस्ट नहीं होंगे। मतलब अगर इनमें किसी का आउटपुट और इनमें किसी का अलग इनपुट है, खुद से खुद हो सकते हैं और आई से हो सकते हैं। अगर हम दो लाइन में बोले ना तो ये दो ही लाइन याद रखने लायक है, सेल्फ एडजस्टमेंट होगा और सबका आई से और आई का सबसे होगा। मतलब सीजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, एसजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, यूटीजीएसटी यूटीजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, सीएस और यूटी आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन सीएस से और आई से नहीं हो सकता, यू से नहीं हो सकता, सॉरी। एस जो है वो सी और यू से नहीं हो सकता, और यू जो है वो सी और एस से एडजस्ट नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? ठीक है। एक तो ये बात सीखना था काम का कि कौन किससे एडजस्ट हो सकता है और कौन किससे एडजस्ट नहीं हो सकता। दूसरा काम का बात याद रखना है, सिर्फ पहले अगर मेरे पास मान लीजिए इनपुट आईजीएसटी है या पहले मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है, हम किसको पहले किससे एडजस्ट करें। तो देखो यही वाला सिंक्रोनाइजेशन पहले बताया, बोला जो आईजीएसटी का अगर तेरे पास कोई इनपुट अवेलेबल है ना उसको पहले आईजीएसटी से एडजस्ट कर, बच जाए तो सी एस और यू से कर। क्लियर बात? वैसे सीजीएसटी का अगर इनपुट है ना तो पहले देख यहाँ पे क्या बोला गया है, ITC on account of CGST shall be utilized only after exhausting। हाँ लेकिन ये ध्यान रख लेना कि IGST का इनपुट बचा पड़ा है और तुम CGST का इनपुट CGST से एडजस्ट कर रहा वो भी नहीं कर सकता। मतलब IGST का इनपुट पूरा जीरो हो जाए उसके बाद ही CS और UT को हाथ लगाना है, लेकिन C होगा पहले C से, बच जाए तो I से। सेम रूल इसके साथ है, SGST या UTGST होगा पहले खुद से, बच जाए तो आई से। तो तीन काम की बातें याद रखने लायक हुई। नंबर 1, IGST सबसे और सब IGST से एडजस्ट होंगे, लेकिन CS और U एक दूसरे से एडजस्ट नहीं होंगे। खुद से होंगे लेकिन एक दूसरे से नहीं होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सर पहले आप IGST का इनपुट को यूज करेंगे, जब तक IGST का इनपुट जीरो नहीं हो जाए तब तक CGST SGST UTGST का इनपुट को हाथ नहीं लगाएंगे। तो पहले खुद से एडजस्ट होते हैं हर कोई, फिर दूसरा से। ये तीन काम का बात अगर याद रहा तो तुम्हारा GST यूटिलाइजेशन का दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है। यहाँ पर बोला यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट ऑन टू सर्टेन कंडीशन। यहाँ पे क्या बोला, इम्पैक्ट ऑफ ITC पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ओनली आफ्टर इनपुट टैक्स इंटीग्रेटेड। हाँ वही ज्ञान दिया अगेन। सेक्शन 49 ने बोल रहे
कि जब तक IGST का पूरा कहानी क्लियर नहीं हो जाए तब तक बाकी को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, जैसे देखते हो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मान ले तेरा आउटपुट लायबिलिटी है IGST का 1000, CGST का 300 और स्टेट या UTGST का 300 और इनपुट भी है 1300, 200 और 200। तो तुम पहले क्या करेगा, सर ये जो 1300 का इनपुट है ना वो पहले इस 1000 से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अभी भी 300 का इनपुट बच गया ना, वो 300 का इनपुट इस 300 से एडजस्ट होगा क्योंकि पहले IGST का इनपुट को 0 करना है। ठीक बात। तो उसके लिए सर हमको पहले इसको I से एडजस्ट करना पड़ा फिर C से। सर यहाँ तो पूरा एडजस्टमेंट खत्म, CGST का 200 इनपुट बच गया, बचा रहे तो अगली बार कैरी फॉरवर्ड करो, अगले साल यूज, अगले महीने में या अगले क्वार्टर में यूज करना। और ये जो 200 है UTGST SGST का, ये इस 300 से एडजस्ट होगा, 100 रुपया का तुमको GST पेबल देना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहीं पे तुमको यही बताया कि ये 1000 पूरा नील हो गया, यहाँ पर भी ये क्या बोला है, ये 300 कहाँ से आ गया। अच्छा ये 300 यहाँ एडजस्ट हो गया, इसका भी 0 हो गया और स्टेट GST का 200 एडजस्ट हो गया, 100 पेएबल बच गया, इसका 100 बच गया ITC। देखो ये SCGST का 100 बच गया ITC और SGST का पेएबल हो गया, क्योंकि कितना मेरा 200 ITC है और यहाँ 300 है तो 100 रुपया पेएबल रहेगा। यहाँ पे ये बात बताया। ये चीज की है इस एग्जांपल में, फिर किसी पे पूरा प्रैक्टिकल सम दिया कि किसको किससे एडजस्ट करो पहले। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं है बताने को, हो गया। तो तुम्हारा ITC का टॉपिक इतना ही है कि कौन किससे एडजस्ट हो सकता है। तो जो हम 3 लाइन का रूल बोला, अगर वो ब्रेन में है तो तुम ITC का रूल भी लिख के आ सकते हो और ITC का सम भी सॉल्व कर पाओ। अब आ जाओ एक थ्योरेटिकल पार्ट पे जो प्रैक्टिकली वैसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली, लेकिन ज्यादातर जगह इसका थ्योरी लॉजिक है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ GST कब लेना पड़ेगा, कब नहीं लेने से चलेगा, नहीं लेने का नुकसान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वही बताया कि एडवांटेज क्या है रजिस्ट्रेशन का, क्यों रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। एक तो तुम्हारा बिजनेस लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, तुम कस्टमर से भी GST कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड हो जाओगे, मतलब तुमको GST अपनी जेब से नहीं भरना पड़ेगा। अगर तुम अनरजिस्टर्ड रहते हो और अगर उस गुड्स पे GST है तो तुमको अल्टीमेटली अपनी जेब से भरना पड़ रहा है ना। हाँ, तुम ITC क्लेम करने लायक हो जाओगे, अगर रजिस्टर्ड रहोगे तभी ITC क्लेम कर पाओगे। अनरजिस्टर्ड रहोगे, तुम पिछली पार्टी को इनपुट देकर आए हो, वो क्लेम नहीं कर पाओगे। और तुम्हारा अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं हो ना तो तुम्हारी जो बाद वाली पार्टी है ना वो भी इनपुट नहीं ले पाएगी, मतलब वो गुड्स पे GST भी दे दी एक तरीके से और इनपुट भी नहीं क्लेम कर पाएगी। तो सर GST का नुकसान, अनरजिस्टर्ड होने का नुकसान ही नुकसान है। अब आता है GST का रजिस्ट्रेशन नंबर पेन बेस्ड होता है, मतलब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का जो पहला 2 डिजिट है ना वो स्टेट का कोड होगा। जैसे वेस्ट बंगाल का कोड 19 है तो 19 से तुम्हारा GST नंबर चालू होगा। अगला 10 डिजिट तुम्हारा पेन नंबर होगा, जैसे मेरा पेन नंबर है, लिख रहा है ACK WPC 9891, ये मेरा पेन नंबर है, ये हो गया मेरा अगला 10 डिजिट। नेक्स्ट 2 डिजिट है वो एंटिटी कोड है, मतलब गवर्नमेंट बोल के रखा है, सोल प्रोप्राइटर हो तो 01, पार्टनरशिप हो तो 02, तुम कैसा नेचर ऑफ बिजनेस हो, कंपनी हो तो 03, जो भी हो सकता है। एक कोड है, कोई कोड एग्जैक्टली याद नहीं है कि स्टेट किसके लिए क्या कोड दे रखा है, लेकिन ठीक है। अगला 2 डिजिट क्या है, कोड है। तो देखो जैसे हमें एग्जांपल दिया 19 वेस्ट बंगाल का GST वो स्टेट कोड पहला 2 डिजिट, इसके बाद पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेट को 1Z जो है ये देखो ये स्टेट कोड है, ये बोला ना एंटिटी कोड, एंटिटी कोड। तो 1Z का मतलब शायद सोल प्रोप्राइटर है।
कुछ और का मतलब शायद पार्टनरशिप होगा, वो लोग खुद ही कोड दे के रखा है। तो तुम जिस नेचर ऑफ बिजनेस में रजिस्टर्ड हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, HUF हो, उसके हिसाब से नेक्स्ट 2 डिजिट तुमको वो कोड मिल जाएगा। और लास्ट डिजिट जो है वो चेक सब है, मतलब वो अपने से वो लोग देता है चेक डिजिट। तो ऐसे करके तुम्हारा कितना डिजिट का कोड हो गया? 10, 2, 12, 13, 14, 15 डिजिट। तो GST नंबर कितने नंबर का होता है? 15 डिजिट। ठीक है, देखो जब यहाँ तुमको ये चीज समझाया कि पहला जो है 19 जो है वो स्टेट कोड है, इनकम टैक्स पैन नंबर है, बाकी 10 नंबर ये रहे। 1 बोला है ना, 1 वो है स्टेट का, वो है तुम्हारा एंटिटी का नेम नंबर। Z जो है वो बाय डिफॉल्ट है, Z सब में रहता है। और लास्ट 2 डिजिट जो है वो चेक सम डिजिट है, जो 2 है नंबर, 2 नंबर लास्ट का डिजिट। ठीक है, वो 2 भी हो सकता है, वो T भी हो सकता है, वो उनके ऊपर वो लोग क्या देगा। अब आता है सर काम का बताइए, ये एग्जाम में पूछने का स्कोप कम ही है, बिल्कुल कम है। पॉइंट करेक्ट है, हमको रजिस्ट्रेशन कब लेना है कब नहीं लेना है ये ज्यादा काम का बात है। अगर तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर यानी टोटल टर्नओवर, टोटल सेल एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करता है, वो लिमिट क्या है वही अगला बात करना है। ठीक है, अगर वो सर्टेन लिमिट को क्रॉस करता है तो तुमको GST रजिस्ट्रेशन करना है। तुम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ, ये सब स्टेट जो है ना, अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इनके लिए अलग लिमिट है। ये 4 स्टेट को स्पेशल कैटेगरी में रखा। MMNT हम ऐसे याद करते हैं, MMNT स्पेशल कैटेगरी है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके लिए अलग लिमिट रखा और बाकी पूरे इंडिया के लिए अलग लिमिट रखा। सर गुड्स के केस में भी अलग लिमिट रखा, सर्विस के केस में भी अलग लिमिट रखा। तो पहले तो ये समझो कि सर ये जो लिमिट है ना GST रजिस्ट्रेशन किसको लेना ही पड़ेगा, टर्नओवर का लिमिट, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कुछ स्टेट को रखा, कितने स्टेट है वो? अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। अब उनमें से 4 को निकाल दिया है। देखो 4 को अलग से रजिस्ट्रेशन में ले गया। 4 को कहाँ ले गया? देखो मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 को निकाल के स्पेशल कैटेगरी में ले गए। तो बाकी कौन बच गए? आसाम नहीं, आसाम नहीं, आसाम, अरुणाचल, मेघालय, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। इनके लिए अलग कैटेगरी है, इन 4 के लिए अलग कैटेगरी है, बाकी सबके लिए अलग कैटेगरी। तो ये देखो लिमिट बताया। अगर तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बिलोंग करते हो, मतलब वो 4 स्टेट में, ठीक है, तो तुम्हारे लिए लिमिट है 10 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विस बोथ। गुड सर्विस दोनों के लिए, दोनों के लिए। लेकिन तुम अगर अदर स्टेट में हो, मतलब ये 4 को छोड़ के, ये MMNT को छोड़ के, ये MMNT को स्पेशल कैटेगरी बोला है। देखो तो गुड्स हो या सर्विस, अगर तुम ये स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेट में हो तो तुम्हारे लिए लिमिट एक ही है, 10 लाख। बात क्लियर? 10 लाख के ऊपर का सेल होगा तो तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर बोला बाकी कोई भी स्टेट है ये 4 को छोड़ के, अदर देन MMNT, अगर तुम गुड्स का बिजनेस करते हो या सर्विस का, उसको तुमको देखना पड़ेगा। सर्विस के केस में सबके लिए 20 लाख रख दिया है 4 स्टेट को छोड़ के। पहले सर्विस को माइंड से क्लियर कर दो। तो 2 कहानी दिमाग में याद हो गया है। सर MMNT में हम गुड्स बेचे या सर्विस बेचे, मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख के नीचे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, 10 लाख का ऊपर सेल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। सर अगर इन 4 स्टेट को छोड़ के हम कोई भी स्टेट में अगर सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे लिए लिमिट है 20 लाख। अब आता है सर गुड्स को फिर 2 कैटेगरी में तोड़ा, 20 लाख और 40 लाख। 20 लाख में क्या बोला? अगर वो जो बाकी नाम बचे थे ना, अरुणाचल, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, इन 6 स्टेट के लिए बोला 20 लाख गुड्स के केस में, बाकी सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए क्या बोला? 40 लाख। ठीक है,
सर ये लिमिट याद करना पड़ेगा, हाँ। नाम याद करने पड़ेंगे, हाँ। ये स्टेट के नाम याद होने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि तुमको सम जब देगा ना कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है बताओ, तो तुमको ऑब्वियसली वो स्टेट का नाम देके देगा, तुमको पता होना चाहिए कि स्टेट के लिए क्या लिमिट है। तुम जो शॉर्टकट बनाना चाहो वो बना सकते हो इन नामों का। देखा, हम एक कहानी बनाते हैं, इसको याद रखना है, एक ट्रिक देते हैं। देख, अरुण जो है ना, अरुण वो मेघा के साथ पुडुचेरी और सिक्किम घूमने गया, लेकिन जाने का रास्ता वो क्या पकड़ा, वो तेलंगाना होते हुए और उत्तराखंड होते हुए गया। देख याद रखने, फिर देख MMNT याद रह जाएगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वो ऐसे याद कर लो। और यहाँ याद कर लो कि अरुण जो है ना वो मेघा के साथ पुडुचेरी और सिक्किम गया, लेकिन तेलंगाना और उत्तराखंड के रास्ते से होते हुए। एक स्टोरी की तरह बातें याद रह जाएगी। बाकी सब स्टेट में तो 40 लाख का लिमिट है ही गुड्स के लिए। इनके लिए गुड्स का लिमिट है 20 लाख, सर्विस का लिमिट भी 20 लाख है। देख लो इनके लिए तो, क्योंकि सब स्टेट के लिए सर्विस का तो एक ही लिमिट है ना। MMNT के लिए गुड्स हो या सर्विस 10 लाख, इन स्टेट्स के लिए गुड्स हो या सर्विस 20 लाख, बाकी सब स्टेट्स के लिए गुड्स हो तो 40 लाख, सर्विस हो तो 20 लाख। फाइन, ठीक है, चलो ठीक है। अब बोला था एफोर्सेड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या बताया यहाँ पे? तुम खाली ये मत बोलो कि जो हम टैक्सेबल वाला आइटम बेचते हैं खाली उसी का टर्नओवर देखेंगे। हमको टर्नओवर देखना पड़ेगा सारा, मतलब जो हम टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हैं वो भी, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है वो भी, एग्जेम्प्टेड गुड्स है वो भी, इंटरस्टेट सप्लाई है वो भी, हैविंग सेम पेन, मतलब हम अपने आप को माल भेज रहे हैं एक तरीके से, तो भी वो भी देखना पड़ेगा। हो गया ना, अपने ब्रांच को माल भेजे, यानी सब कुछ लेने हैं सर, ठीक है। ये बात याद रखना है सर हमको। अच्छा, इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन लेना चाहे तो सर बिल्कुल ले सकता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो ऑलवेज ओपन है। मान लो हम ये लिमिट्स में नहीं फॉलो करते, मान लो मेरा और अभिषेक सर का कोचिंग सेंटर ट्यूटोरियल बॉलीवुड, हमारा टर्नओवर लिमिट साल का क्या होगा, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। हम कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। सर कोई भी स्टेट हो, सर्विस का लिमिट तो 20 लाख है, वो 4 MMNT को छोड़ के, वहाँ 10 लाख है सर सर्विस के केस में भी। बाकी सर जगह सर्विस में तो 20 लाख है। तो सर जी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी तो नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 20 लाख का सर्विस तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा आपको, और आप वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हो 10 लाख तक। मान लो हमारा 10 लाख टर्नओवर, एक एग्जांपल, दोनों का मिला के हमारा मान लो 12 लाख टर्नओवर है, ठीक है। तो सर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, लेकिन हमको और अभिषेक को लगता है कि हम लोग को GST रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। क्या हम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, यही बात वॉलंटरी बोली। इवन दो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड, सप्लायर में ऑब्टेन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। इन दिस केस इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स विदाउट कंसीडरिंग एफोर्सेड लिमिट। अगर रजिस्ट्रेशन ले लियो भैया जी, हाँ, तो फिर ये मत बोलना हम रजिस्ट्रेशन ले लिए तो क्या हुआ, GST काटे नहीं काटे, मेरा मन है 20 लाख के तो नीचे ही है हम। भैया जी आप रजिस्ट्रेशन ले लिए है ना, अब आपको सामने वाले पार्टी से GST लेना भी पड़ेगा। मतलब हमको स्टूडेंट का जब हम ट्यूशन फीस लेगा उनसे, तो उस पर 18% GST भी लगेगा, क्योंकि सर्विस पे सीधा 18% GST है। तो सर आपको मान लीजिए 1000 रुपये फीस ले रहे हैं किसी स्टूडेंट से, तो आप 1180 लीजिएगा और 180 गवर्नमेंट को जमा कीजिएगा। अगर आप नहीं भी लेंगे तो अपनी जेब से जमा कीजिए। मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिए तो सप्लाई के ऊपर GST लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। अच्छा कुछ बोले, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ ये आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, फ्लाई एश ब्रिक्स, मतलब वो ईंट, वो जो बनता है ना राख से जो ईंट बनता है, वो कोई अगर कोई फॉसिल्स का ब्रिक बना रहा है, कोई बिल्डिंग ब्रिक्स बना रहा है, कोई अर्दन या रूफ टाइल्स बना रहा है,
उसके लिए बोला थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख इज एप्लीकेबल। देखो ये सब है तो गुड्स है ना, लेकिन सर जी गुड्स होते हुए भी यहाँ पे 40 लाख का लिमिट नहीं रखा, बोला 20 ही लाख लिमिट है। तो सर ये एक और कैटेगरी आप याद करने पे मजबूर कर रहे हैं, करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, रटना पड़ेगा। पान मसाला टोबैको ये तो याद रह जाएगा। ईंट, कोई भी ईंट का बात हो रहा है, देखो यहाँ पे अर्दन टाइल्स ईंट का बात हो रहा है, तो ऐसे याद करना ना, टाइल्स ब्रिक्स पान मसाला एंड टोबैको तो भैया एक ही कैटेगरी का आइटम है, तो एक ही साथ याद करेंगे पान मसाला और टोबैको, और आइसक्रीम खाली अलग से याद करना। इनमें क्या है सर, आप स्पेशल कैटेगरी में तब तो 10 लाख का लिमिट है, वो तो है ही, लेकिन अदर देन स्पेशल में भी 20 लाख के अगर ऊपर आपका टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आए कि कौन ऐसा पर्सन है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है। एनी पर्सन एंगेज इन एक्सक्लूसिव और बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स बोथ डेटा नॉट लाइबल फॉर टैक्स। अरे ऑब्वियस बात है, तुम ऐसा कोई गुड्स का बिजनेस कर रहे हो और सिर्फ उसी गुड्स का बिजनेस कर रहे हो जो कि टैक्स जीएसटी जिस पे लगता ही नहीं है। मान लो तुम खुला चावल बेचते हो, खुला चावल पे तो जीएसटी नहीं है, खुला आटा पे तो जीएसटी नहीं है, खुला दाल पे जीएसटी नहीं है सर, अनपैक्ड आइटम पे जीएसटी नहीं है, अनपैक्ड फूड आइटम। ठीक है, तो सर वो अनपैक्ड फूड आइटम का ही हम काम करते हैं, मेरा कोई कारोबार ही नहीं है, मेरा कोई ऐसा आइटम ही नहीं है जो टैक्सेबल वाले लिमिट लाइन में आता है। तो क्या करें, हमको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। मेरा टर्नओवर तो 50 लाख है, मेरा टर्नओवर तो 1 करोड़ है, चलो अब हम बोलते हैं मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है, लेकिन मेरा गुड जीएसटी के दायरे में नहीं आता, और हम ऐसा कोई गुड्स का बिजनेस कर नहीं रहे हैं जो जीएसटी के दायरे में आता हो। अगर थोड़ा दायरे वाला थोड़ा नॉन दायरा वाला कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ना, लेकिन अगर आपकी खाली और खाली हम बिना दायरे वाले गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो सर उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन में मत लीजिए। ठीक है, ठीक बात। क्लियर है बात। इसके अलावा बोला कोई एग्रीकल्चर का काम करता है उसको भी जनरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन का दरकार नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बोला एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड हिमसेल्फ इफ सप्लाई अदर प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू ऑफ टर्नओवर। तो सिंपल सा बात है, आप किसानी का काम कर रहे हो, आप किसानी का ही जब तक आइटम बेच रहे हो ना तब तक आपको जीएसटी नहीं लेना है, लेकिन आप किसानी के साथ साइड में एक ऐसा भी आइटम बेचना खरीदने का काम करते हो जो जीएसटी के दायरे पे आता है, और अब आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस करे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि टर्नओवर लिमिट देखते समय सारे आइटम का देखते हैं, और उन सारा आइटम में अगर कोई भी एक आइटम तुम्हारा जीएसटी के दायरे वाला है तो सर फिर आपको फुल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप बता दो ना, जब फुल रजिस्ट्रेशन ले लो। अब मान लो मेरा 30 लाख का एग्रीकल्चर का आइटम बिकता है और 30 लाख का एक और आइटम है, तो सर उस 30 लाख पे आप जीएसटी लेना और जमा करना। ये 30 लाख को नॉन टैक्सेबल जीएसटी वाला वहाँ पे ऑप्शन है। जीएसटी का जब पोर्टल पर हम लोग सेल का डिटेल भरते हैं ना, तो वहाँ पे सर जी ऑप्शन है कि आप एग्जेम्प्टेड गुड्स का काम कर रहे हो, बता दो गवर्नमेंट को। तो आप बताओ मेरा टर्नओवर 60 लाख है, लेकिन उसमें से 30 लाख जीएसटी वाला जिसपे हम जीएसटी लेके जमा कर रहे हैं। इस 30 लाख पर ना जीएसटी ले रहे हैं ना कोई इनपुट एडजस्टमेंट ले रहे हैं। बताओ गवर्नमेंट को, लेकिन तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बताने के लिए। तो बिना रजिस्ट्रेशन लिए कैसे बताओगे? जाके निर्मला सीतारमन के कान में तो फूंक के आओगे नहीं। तुमको बताने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि पोर्टल पे लॉगिन तभी कर पाओगे ना जब तुम्हारा जीएसटी नंबर है। नेट खोलूंगे, ठीक बात। तो ये वाला बात दिमाग में रखने से, मतलब इनके अलावा जनरली यहाँ बोला कोई भी आदमी इंगेज है कोई टैक्सेबल सर्विस में, हु आर लायबल टू जीएसटी अंडर आरसीएम। हम ऐसा कोई सर्विस दे रहे हैं जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है, रिवर्स चार्ज पड़े है ना, पड़े अपने आरसीएम।
तो सर अगर आप ऐसा कोई आइटम का काम कर रहे हैं जो जीएसटी पे लगता तो है, जिसका आपका लिमिट भी क्रॉस हो रहा है, लेकिन आपका आरसीएम का है वो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता, मान लो हम इंश्योरेंस एजेंट है, हम LIC का इंश्योरेंस एजेंट है, मेरे पे आरसीएम लगेगा। हाँ। तो सर आप पे अगर आरसीएम लग रहा है तो आपको एक बात ध्यान रखना, मान लो मेरा टोटल जो हम कमीशन कमाता है वहां से, वो मान लो मेरा 25 लाख रुपए, तो आप 20 लाख पार भी कर रहे हैं सर्विस की किस्त में, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो लेना चाहिए। नॉर्मल नियम तो लग रहा है ना, लेना चाहिए। हाँ। लेकिन सर आपको तो जीएसटी जमा करना ही नहीं है, आपका तो LIC कंपनी जीएसटी जमा करेगा हाँ। आपके कमीशन पे, क्योंकि आरसीएम लग गया तो सर्विस रिसिपिएंट जीएसटी जमा करेगा। आप LIC को सर्विस दे रहे हो ना एज एन एजेंट, तो सर जी यहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। नहीं। अगर तुम जॉब वर्कर का काम करते हो तो लेना होगा। नहीं अपने पढ़ रहे हैं, कब कब नहीं लेना है, लिमिट पार कर रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ जॉब वर्कर का काम करते हो, तो जनरली तुमको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। तुम जिसका जॉब वर्क करके दे रहे हो जीएसटी वो जमा करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है ना। तुम एक बहुत बड़ा साड़ी का बिजनेसमैन हो, तुम अपना साड़ियां हमको भेजते हो, हम उस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क करके तुमको लौटा देते हो। तुम बहुत बड़े ज्वेलर हो, तुम अपना ज्वेलरी का आइटम बेचते हो, हम उस पर खाली आर्टिस्टिक काम करके तुमको वापस दे दे रहे हैं। उस केस में तुम ही जीएसटी जमा करो, तो मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। पर्सन इफेक्टिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस द एग्रीगेट टर्नओवर सप्लाई ऑफ पैन नंबर डज नॉट एक्सीड 20 लाख इन ईयर। सर वो तो ऑब्वियस बात है, ये जबरदस्ती का पॉइंट घुसाया कि जिसका 20 लाख का लिमिट नहीं क्रॉस करा उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, तो ऊपर से राम कहानी चलता हुआ आ रहा था। कैटेगरी ऑफ पर्सन इफेक्टिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सर्विस हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तुम अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का काम कर रहे हो, ठीक है, पैन इंडिया बेसिस पे, पैन इंडिया बेसिस पे, और तुम्हारा 10-20 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, ऊपर गए पॉइंट काम कर रहा है, अब ज्ञानबाजी देना चालू की है। हर एक में एक ही बात लिख दिया, प्रोवाइडेड डेट उसका लिमिट 20 लाख पार नहीं कर रहा, 20 लाख पार नहीं कर रहा, ठीक है सर। बैठी गाड़ी में बैठी गाड़ी में बैठी। अब आता है एक अलग टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। मान लो मुझको मेरा एक बिजनेस है और वो बिजनेस हम तुमको बेच दिए, सोल्ड कर दिए, ठीक है, हम तुमको बिजनेस बेच दिए, तो मेरा जो भी इनपुट है वो तेरे खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा, और मेरा जो भी आउटपुट है वो भी तेरे खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। ये बात यहाँ पे बोला, when a business is carried on by a registered taxable person and is transferred whether on account of succession या otherwise, मतलब वो मेरा बेटा था, जो मेरा बेटा बिजनेस टेक ओवर कर लिया, या हम किसी को अपना बिजनेस बेच ही दिया, जो भी केस है, ठीक है। तो जिसको हम बिजनेस बेचे है ना, अच्छा यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे ना, सॉरी, जिसको हम बिजनेस बेचा है ना मस्कूर, मान ले वो लिमिट क्रॉस नहीं करता, उसका अपना बिजनेस का लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा, बट क्या उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा सर, वरना वो आपका इनपुट को कैरी फॉरवर्ड कैसे करेगा? अगर वो जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड ही नहीं है तो मेरा इनपुट उसके खाते में ट्रांसफर कैसे होगा? हमको जीएसटी डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ये बिजनेस हम इसको बेच दिए, तब जो मेरा इनपुट है वो उसके पोर्टल पे दिखाई देना चाहिए, उसके पैन जीएसटी नंबर के अंडर में। ये तभी तो पॉसिबल हो पाएगा जब वो भी जीएसटी रजिस्टर्ड हो। हाँ। तो जिसको हम बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर उसको मेरा इनपुट का क्लेम लेना है तो ही हैज टू रजिस्टर, भले वो लिमिट क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बात यहाँ पे बोला। अब देखो इसी का तुमको लिस्ट दिया, किन किन लोगों को कंपलसरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना। तो जो लोग इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है,
अगर टैक्सेबल सर्विस है या हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो 20 लाख का लिमिट पार कर रहा है तो उनको करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, ये लिमिट जो ऊपर पढ़ के आया ना बेटा उसी को एक चार्ट में समझा दी। कोई भी अगर इंटर स्टेट सप्लाई करे, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब दूसरे स्टेट में, ठीक है ना। हाँ तो सर अगर सर्विस हो या हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो 20 लाख का लिमिट है। कोई भी अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल क्या होता है, कभी कभी जिसका आइटम पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, कभी कभी नहीं होता है, उसके लिए भी वही बोला अगर वो 20 लाख का लिमिट क्रॉस कर रहा है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ ये वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्या पढ़े सर, आरसीएम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है अगर मेरा आरसीएम वाला सर्विस है तो। लेकिन बेटा जी हम जिसको आरसीएम वाला सर्विस दे रहे हैं अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हमको रजिस्ट्रेशन करा के जीएसटी जमा करना पड़ेगा, है ना। हाँ मान लो हम स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं, आईपीएल वाला स्पॉन्सरशिप सर्विस याद है एग्जांपल में। तो सर जी अगर मान लीजिए आप जिसको स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं, मान लो हम एक क्लब को स्पॉन्सर कर रहे हैं दुर्गा पूजा इस बार का, हम उसको बोल रहे हैं तुमको हम स्पॉन्सर करेगा, तुम्हारी जगह मेरा बैनर लगाना। सर वो क्लब जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है और स्पॉन्सरशिप सर्विस आरसीएम की कैटेगरी में फॉल करता है, तो हिसाब से तो क्लब को जीएसटी जमा करना चाहिए सर्विस रिसिपिएंट को। बट द पॉइंट इज बेटा अगर वो आरसीएम के हिसाब से फॉल कर रहा है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो मेरे को रजिस्टर करके जीएसटी जमा करना पड़ेगा। तो वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल होते हुए भी हमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देना पड़ेगा। हाँ यही बात यहाँ पे बोला। कोई अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है सर, एक हेड ऑफिस है जिसमें सारा इनपुट आता है लेकिन वहाँ से कोई भी सेल नहीं है, मतलब कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन उसका 4 ब्रांच है जहाँ से सिर्फ सेल ही होता है। तो अपने याद है पढ़े थे लास्ट क्लास भी कि मान लो यहाँ पे 10 लाख का इनपुट है तो वो 10 लाख का इनपुट ये सब में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इनका आउटपुट से एडजस्ट हो जाएगा। तो सर जी भले ही आपका कोई आउटपुट नहीं है तो आपका तो आउटपुट 0 है, हेड ऑफिस का आउटपुट 0 है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या नॉर्मली? नहीं सर, आपका आउटपुट 20 लाख या 40 लाख क्रॉस करे तो रजिस्ट्रेशन का बात आना चाहिए था। तो आपका तो आउटपुट 0 है एज हेड ऑफिस, तो आपको तो रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। नहीं है। और आपके 4 अलग अलग जीएसटी नंबर से ब्रांच है, वो चारों रजिस्टर्ड होंगे, तो आपका इनपुट वहां पे आउटपुट के रूप में ट्रांसफर होगा। तो सर आप ट्रांसफर करोगे कैसे अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड ही नहीं हो? ये ट्रांसफर का मतलब कभी मत सोचना बेटा कि तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट में खाली ट्रांसफर, तुमको जीएसटी के सॉफ्टवेयर पे पोर्टल पे भी दिखना चाहिए वो डेटा। बात समझे? तो पोर्टल पे दिखने के लिए तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा मालिक। तो सर वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी, एचओ को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। जो भी ऑनलाइन माल खरीदा बेची करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था ज्ञानदाजी। अब आया प्रोसीडियर ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन तुमको लगे कि तुम रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हो गए उसके 30 दिन के अंदर तुमको रजिस्ट्रेशन ले लेना, ठीक है। ठीक है। कोई अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंडिया का नहीं है, उसको एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमिंसमेंट ऑफ द बिजनेस, चालू करने के 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो इंडियन है या नॉर्मल टैक्स पेयर है उसको गवर्नमेंट टाइम दिया 30 दिन तक का। तुम बिजनेस चालू कर लिया, तुमको लग रहा है अभी तो मेरा जीएसटी लिमिट के अंदर ही है, हम नहीं ले रजिस्ट्रेशन, मत लो। तुम करता रहा काम, करता रहा, नवंबर आया, अब तुमको अभी तक का पूरा सेल देख के समझ में आ गया है कि हम लगभग 18 लाख पे पहुंच चुके हैं मान लो। सर रजिस्ट्रेशन लेने का मना ले लो, नहीं लेना मत लो। लेकिन अब नवंबर पार हुआ, दिसंबर आया, जनवरी आया, जनवरी जैसे ही आया तुम्हारा और 4 लाख का टर्नओवर हो चुका था। तो सर अब तो 22 लाख का टर्नओवर हो गया, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लो। तो जिस दिन तुम टैक्सेबल लिमिट में आ जाओ
उस दिन से 30 दिन के अंदर तुमको रजिस्ट्रेशन ले लेना। बात क्लियर? हाँ, लेकिन अगर तुम नॉन रेसिडेंट हो, एनआरआई हो, या तुम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, कभी कभी तुम्हारे पे टैक्सेबिलिटी आते हैं, तो भैया जिस दिन बिजनेस चालू करो ना उसके 5 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन ले लेना। मतलब एनआरआई को कोई लिमिट का छूट नहीं दिया गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट बोला हम कहाँ एनआरआई को पकड़ते फिरेंगे जब वो लिमिट पार करेगा तो। हाँ, तो भैया जब इंडिया में बिजनेस चालू करना ही है तुमको, पहले रजिस्ट्रेशन लो जीएसटी का, फिर काम धंधा चालू करना। हाँ, सर हम तो एनआरआई है तो क्या हुआ, हम तो लिमिट पार नहीं करेंगे, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, पार करो या मत करो, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा। कोई आदमी अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहा है, होता ना गवर्नमेंट का टैक्स फ्री एरिया, ठीक है, लेकिन उसका सेल जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही है। मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, केवल जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो चंडीगढ़ को गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं सर, लेकिन मान लो चंडीगढ़ को कर दे टैक्स फ्री जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब तुम चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ माल बेच रहा है, भले ही तुम लिमिट पार कर रहा है, रजिस्ट्रेशन मत ले, लेकिन अगर चंडीगढ़ टू अदर स्टेट माल बेच रहा है, मतलब कोई ऐसा एरिया में माल बेच रहा है जो टैक्सेबल टेरिटरी है, तब तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, कोई अगर इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, याद है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया पढ़े थे, जो 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, 12 उसको लिमिट को पार कर रहा है, तो फिर तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। कोई आदमी अगर इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेगा, उसका सेंट्रल और स्टेट दोनों रजिस्ट्रेशन एक साथ हो जाएगा, अलग अलग कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा ना दिल्ली में भी बिजनेस है मस्कूर, मेरा चेन्नई में भी है, मेरा पटना में भी है, कलकत्ता में भी है, क्या हमको 4 रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि एक रजिस्ट्रेशन से काम हो जाएगा? काम तो एक से हो जाएगा, लेकिन 4 लेना चाहते तो ले सकते हैं। नहीं, 4 लेना पड़ेगा। क्यों पता है? 4 लेना। हाँ बेटा जी, हर स्टेट का अलग रजिस्ट्रेशन का कोड अलग है ना। बंगाल का 19 है, बिहार का 10 है, दिल्ली का 9 है। तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर तो स्टेट वाइज पलट जाना चाहिए ना। जब आप बिहार से कहीं माल बेचोगे तो आप वहाँ वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि तो बिहार का कोड लगना चाहिए। जब आप बंगाल से माल बेचोगे तो आपका कोड में 19 लगना चाहिए बिगनिंग में। तो सर वो कैसे पॉसिबल होगा अगर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है? तो सर जी आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन आप उसको एक वे में कनेक्ट करवा सकते, ठीक है ना। लेकिन आपको लेना रजिस्ट्रेशन अलग अलग ही पड़ेगा, ठीक है सर। अब अगर रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगे तो सर क्या होगा? सर हमको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा, हमको अपना बाकी डिटेल देना पड़ेगा, इसके अलावा अपना आधार नंबर देना पड़ेगा अगर हम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो। अगर कोई का आधार नंबर नहीं है तो सर एक बार वो आधार के लिए जो अप्लाई किया वो एप्लीकेशन नंबर देगा, बाद में आधार नंबर जमा करेगा। तुम अगर एचयूएफ हो तो कर्ता का आधार नंबर दे दो, तुम अगर कंपनी हो तो डायरेक्टर का आधार नंबर दे दो, क्योंकि कंपनी का एचयूएफ का तो अपना अलग से कोई आधार नंबर नहीं होता ना। आधार नंबर तो जीता जाता है, चलता फिरता इंडिविजुअल इंसान का होता है। तो तुम्हारी कंपनी में कोई तो एमडी होगा या कोई तो डायरेक्टर होगा, पार्टनरशिप में कोई तो पार्टनर होगा, एचयूएफ में कोई तो कर्ता होगा, अगर तुम एक एसोसिएशन चला रहे हो तो कोई तो मेंबर होगा, मैनेजिंग मेंबर। मान लो बोले मेरा तो क्लब है, क्लब का कौन सा आधार नंबर? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे क्लब का कोई तो हेड होगा जिसको तुम अपना मीटिंग का हेड बनाते होंगे, उसका आधार नंबर दो, लेकिन आधार नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा काम यहाँ पे, और कुछ गलत और कुछ नहीं यहाँ पे, और कोई काम का बात नहीं। तब तुमको क्या होगा, वहां से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, अब तुम उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू जीएसटी का काम कर सकते, यही ज्ञान दिया। अरे भाई सुन नहीं, तुमको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन का फॉर्म है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, उसमें तुम ये सब डॉक्यूमेंट के साथ दोगे,
ऑनलाइन है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि तुमको कहीं पे जाके फिजिकली ऑफलाइन कुछ करवाना हो। तुम्हारे को बुलाया जाएगा वहाँ पे, बायोमेट्रिक बेस आधार नंबर होना चाहिए। मतलब ये ध्यान रखना है कि तुम जो आधार नंबर दे रहे हो उसमें तुम्हारा वो फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर वगैरह सब प्रॉपर हो। जब तुम एप्लीकेशन कर दोगे तो जो तुमको रजिस्ट्रेशन देगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, तुम एप्लीकेशन कर रहे हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 में, और तुमको वो लोग अप्रूवल किस में देगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 02 में। यहाँ भी ज्ञान बताया कि तुम्हारा पहले एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होगा। आजकल नया नियम आ गया है, सुन लो। अब पहले क्या होता था ना, वो लोग तुम्हारे फिजिकली जो तुम ऑफिस का एड्रेस देते थे ना, वहाँ आता नहीं था वो लोग, पहले ऑनलाइन ही हो जाता था। अब नया नियम आ गया है कि वो लोग आके फिजिकली भी अप्रूव करके जाएगा, क्योंकि बहुत लोग ना फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। कोई बिजनेस है नहीं है बट रजिस्ट्रेशन ले लिया ताकि दूसरा कोई बिजनेस है उसको इनपुट ट्रांसफर कर सके। बहुत सारा फेक काम हो रहा है, तो गवर्नमेंट अब क्या कर दिया है कि वो लोग आके तुम्हारा अप्रूवल करके जाएगा 7 वर्किंग डेज में। ठीक है, इसमें इतना ही काम का बात है कि 7 दिन में आके लोग फिजिकली चेक करके जाएगा। तुमको अगर कोई डेफिशिएंसी मिलेगा तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में तो तुमको बोलेगा चेंज करो। तुम अगर सब कुछ सही रहा तो तुमको अप्रूवल मिल जाएगा। तुमको चेंज करना बोलेगा, तुमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन 03 में चेंज करना पड़ेगा विदिन 30 डेज। ठीक है ना, और यहाँ कुछ ज्यादा वैसा है। अगर ऑफिसर ये 7 दिन या 30 दिन में एक्शन नहीं ले पाया तो मान लिया जाएगा तुम्हारा सब कुछ ठीक है और तुमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तुमको रजिस्ट्रेशन देगा, वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देगा, उसका फॉर्मेट होगा, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बता रहा है, वो होगा जीएसटी 06 में। हम बोला था तुमको ये रहा तुम्हारा ऐसा एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, 2 10 2 1 का 2 कैरेक्टर का स्टेट कोड, 10 तुम्हारा पैन नंबर, 2 कैरेक्टर तुम्हारा एंटिटी कोड, 1 चेकसम। हाँ, ये बड़ा काम का बात है। जब रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ना तो तुमको अपना पूरा बैंक अकाउंट का डिटेल पोर्टल पे डालना पड़ेगा। जब तक तुम 45 दिन के अंदर डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन मिलने से। अगर तुम बैंक अकाउंट डिटेल डालने में फेल किया या तुम्हारा बैंक ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया तो तुम्हारा जीएसटी नंबर एक बार के लिए सस्पेंड हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो काम होना है ना सब उसी बैंक अकाउंट के थ्रू होना है। सर क्या फिर पेमेंट हर बार जीएसटी का उसी बैंक अकाउंट से करना पड़ेगा? नहीं, ये कंपलसरी नहीं। तुम पेमेंट कोई और अकाउंट से भी कर सकते हो बाद में, लेकिन तुम्हारा एक जीएसटी नंबर वहाँ, बैंक अकाउंट नंबर वहाँ कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, काम का बात है। हाँ, अगर तुम्हारा सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर है मल्टीपल प्लेसेस के लिए, लेकिन विद इन स्टेट, सेम स्टेट के अंदर तेरा 3 ब्रांच है, ठीक है, लेकिन तुम तीनों ब्रांच को अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो तुमको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। तो हम बोल ही दिया। और अगर दूसरा स्टेट है तब तो लेना ही पड़ेगा। तो तुम्हारा अगर एक से ज्यादा बिजनेस प्लेस है एक ही स्टेट में और तुम उनको अलग अलग नाम से चलाना चाहते हैं तो तुमको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन हम एक ही रखना चाहे तो रख सकते हैं, तुमको ना नहीं है, लेकिन दूसरा स्टेट होते हैं भैया नहीं रख पाएगा। ये सब कुछ काम का नहीं है। ये सब छोड़ दो, हो गया मेरे हिसाब से काम का बात तो कुछ बता। तो ये एक काम का बात है, तुम रजिस्ट्रेशन को अमेंडमेंट करवा सकते हो
अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन में कोई इन्फॉर्मेशन है जो तुम बाद में बदलना चाहते, जैसे बैंक अकाउंट बदलना है या हेड ऑफिस का एड्रेस बदलना है, लेकिन कलकत्ता तो कलकत्ता ही है वो, ये इससे नंबर नहीं पलटेगा, बस एड्रेस पलट रहा है हेड ऑफिस का, तो तुम वो अमेंडमेंट तुम भी करवा सकते हो और ऑफिसर, तुम प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करोगे, वो दोबारा तुम्हारा डिटेल चेक करेगा, तुमको चेंजेस करने का परमिशन दे देगा। और वो लोग को भी अगर लगता है तो वो लोग भी तुमको नोटिस दे सकता है कि ये चेंजेस आप कीजिए, तुमको चेंज करना पड़ेगा। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ जीएसटी, सर ये भी हो सकता है। अगर हम कोई रूल तोड़े, अगर हम लीगल लिमिट के मतलब कोई रूल तोड़ रहे हैं जो भी गवर्नमेंट का रूल है, तो मेरा सस्पेंशन हो जाएगा इसमें। हाँ ये रहा, रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसल्ड इन सर्टेन केसेस। तुमको वो बिजनेस ही नहीं कर रहे जिसके लिए रजिस्ट्रेशन लिए थे, तुम प्रॉपर बिल या इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहे हो, तुम इस एक्ट का रूल तोड़ रहे हो, तुम आईटीसी का कोई रूल तोड़ रहे हो, तुम जीएसटीआर 1 में जो सेल का डिटेल देना होता है वो गलत सलत दे रहे हो, तो सर जी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल होने के पहले एक बार सस्पेंड होगा, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना बात रखने का, उसके बाद भी अगर साबित हुआ कि हम गलत है तो ही सस्पेंड होगा, एक तो ही कैंसिल होगा, एक बार के लिए सस्पेंड होगा, तुमको बुलाया जाएगा, तुमको भी बात रखने का मौका दिया जाएगा, या जो छोटा मोटा अगर गलती है तो ठीक करने का मौका दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तब जाके कैंसिलेशन हो, ठीक है। कैंसिल हो गया अगर रजिस्ट्रेशन, बाद में तुम चीज़ों को ठीक कर लेते हो तो वापस वो कैंसिलेशन रिवोक भी हो जाएगा, मतलब वो कैंसिलेशन हट भी सकते हैं, ठीक है। जिस दिन तुम अप्लाई करोगे कि हम चीज़ों को ठीक कर लिए, 30 डेज के अंदर तुम्हारा कैंसिलेशन हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार कैंसिल हो गया तब दोबारा कभी हो गई, हो गया आई थिंक। इसका खाली क्वेश्चन आंसर देखने दो। ठीक है, मेजॉरिटी टॉपिक